रिएक्शन काइनेटिक्स, व्हाट इज द रेट ऑफ रिएक्शन, द चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम ऑफ अदर रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स। ठीक है, रेट है कंसंट्रेशन ओवर टाइम, तो उसके यूनिट्स क्या हो जाएंगे, कंसंट्रेशन के यूनिट्स ओवर टाइम, जब हम टाइम का यूनिट सेकंड ऊपर लिया तो वो सेकंड पर सेकंड हो जाएगा। ठीक है, सो मोल पर डेसीमीटर क्यूब पर सेकंड। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, तो हमारे पास रेट किस तरह से आ रहा होता है, अब जैसे ही रिएक्शन प्रोसीड होता है हमारे पास रिएक्टेंट किसमें कन्वर्ट हो जाता है, प्रोडक्ट में, तो हमारे पास रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही होती है और एक टाइम पे कांस्टेंट हो जाती है कि अब कोई वो कम नहीं हो रहा, अब चेंज नहीं आ रहा, ये कौन सी पोजीशन है, इक्विलिब्रियम। ठीक है, एंड जो हमारे पास प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी कंसंट्रेशन इंक्रीज होते थे, एक टाइम पे कांस्टेंट हो जाती है कि अब प्रोडक्ट इंक्रीज नहीं हो रहा। और ये जो हमारे पास ये स्टीप लाइन होती है ना, जो सॉरी स्टीप लाइन, तो ये जो हमारे पास जीरो स्लोप लाइन होती है, ये हमें शो कर रही होती है कि रिएक्शन स्टॉप हो चुका है। ओके, ग्रेडियंट इसका क्या होता है, कंसंट्रेशन ओवर टाइम, यहाँ पे हमें रिएक्टेंट या प्रोडक्ट जो भी है उसकी कंसंट्रेशन शो हो रही है वाई एक्सिस पे, एंड एक्स एक्सिस पे हमारे पास टाइम, तो हमारे पास ग्रेडियंट क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ओवर टाइम, एंड ग्रेडियंट शोज रेट ऑफ रिएक्शन बिकॉज रेट ऑफ रिएक्शन इज कंसंट्रेशन ओवर टाइम। What is successful collision? So a collision between the reactant particles that gives product. ठीक है, इसको हम effective collision भी कहते हैं, जो collision जिस particles के दौरान जब एक collision होती है, जरूरी नहीं है कि उससे product भी form हो। तो successful जो effective collision है, ये एक ऐसी collision है जिसमें जो particles collide करते हैं तो product form होता है, और ये reactant particles के बीच में होती है। frequency of collision, number of effective collisions between the reactant particles per unit time। अच्छा, frequency, ये जो हमारे पास frequency of effective collisions है, ये हमें शो करती है उन particles के दौरान जो collision होती है ना, उनकी frequency जो हमें product दे रहे हैं। ठीक है, और ये over time होती है। number of effective collisions per unit time। एक्टिवेशन एनर्जी, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड बाय रिएक्टेंट पार्टिकल्स इन ऑर्डर टू स्टार्ट अ रिएक्शन। ठीक है, कोलिजन थ्योरी, टू स्पीशीज ओनली रिएक्ट इफ दे कोलाइड विद अ हाई इनफ एनर्जी ग्रेटर देन और इक्वल टू द एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी क्या थी, वो मिनिमम एनर्जी जो हमें चाहिए होती है, सॉरी पार्टिकल्स को चाहिए होती है रिएक्ट करने के लिए। जब ये एनर्जी होगी, एटलीस्ट इतनी एनर्जी तो हो ना कि पार्टिकल्स प्रोडक्ट फॉर्म करें, इससे कम एनर्जी के साथ कोलाइड करेंगे तो प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होगा। सो इतनी एनर्जी हो या इससे ज़्यादा हो तो और ये अच्छा हो जाएगा, लेकिन मिनिमम इतनी एनर्जी होनी चाहिए ताकि प्रोडक्ट फॉर्म हो जाए। ठीक है, ओके, कोलिजन थ्योरी हो गई। ओके, बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, तो ये है बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास जो वाई एक्सिस होता है, इस पे शो होते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स, एंड ऑन एक्स एक्सिस वी हैव एनर्जी। ठीक है, एरिया अंडर द ग्राफ शोज टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, जो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स रिएक्ट कर रहे होते हैं, एंड इट रिमेन्स कांस्टेंट इन अ क्लोज सिस्टम। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स एट इक्विलिब्रियम क्लोज सिस्टम। ठीक है, एंड एरिया एक्स, जो ये एरिया मैंने शो किया ये एक्टिवेशन एनर्जी। यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी का क्या मतलब है कि ज़्यादातर पार्टिकल्स जो थे ना, सबसे ज़्यादा पार्टिकल्स के पास ये एनर्जी थी, नंबर ऑफ पार्टिकल्स मैक्सिमम है, इस पॉइंट पे पीक शो हो रही है, तो सबसे ज़्यादा पार्टिकल्स के पास ये एनर्जी थी। सो दिस इज द मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी, और ये हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी यानी मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी टू स्टार्ट रिएक्शन। ठीक है, अब ये हमारे पास एनर्जी एक्सेस है, यहाँ पे एनर्जी कम है, यहाँ जाते जाते एनर्जी इंक्रीज हो रही है। अब जो मोस्ट पार्टिकल्स के पास एनर्जी थी, वो एनर्जी सबसे ज़्यादा नहीं थी, पार्टिकल सबसे ज़्यादा थे, लेकिन एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी कम थी। सो ये हमारे पास एनर्जी जो ये ज़्यादा पार्टिकल्स की एनर्जी थी, ये काम की थी नहीं, क्योंकि इनसे इफेक्टिव जो कोलिजन थी वो हुई नहीं, प्रोडक्ट फॉर्म ही नहीं हुआ। ओके, सो कोलिजन थ्योरी नहीं फॉलो हुई। एरिया एक्स रिप्रेजेंट्स द टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स विद एनर्जी ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी। ये एक्टिवेशन एनर्जी, इससे आगे की जो एनर्जी है वो ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी, और ये सारे पार्टिकल्स के पास वो एनर्जी है। ये जो पार्टिकल्स है ना, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स अंडर एरिया एक्स, दे विल रिएक्ट टू फॉर्म प्रोडक्ट। ठीक है, क्योंकि इनके पास है इतनी एनर्जी, हाई इनफ। कैटलिस्ट, a substance that increases the rate of reaction by providing an alternate reaction pathway with low activation energy and remains unchanged by the end of reaction it is recovered। ठीक है, तो जो कैटलिस्ट होता है उसमें कोई चेंज नहीं आता, वो यूज नहीं होता, वो हमें रिएक्शन के एंड पे एज इट इज मिल जाता है, और वो इंक्रीज करता है रेट ऑफ रिएक्शन। वो उसी जो रिएक्शन पाथवे होता है उसकी उसकी एक्टिवेशन एनर्जी कम नहीं करता, वो ऑल्टरनेट पाथ प्रोवाइड करता है लोअर एक्टिवेशन एनर्जी के साथ। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कैटलाइज्ड रिएक्शन। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी, हमें यहाँ हमारे पास एनर्जी एक्सेस है। ठीक है, और यहाँ हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स है। एरिया कॉरेस्पॉन्डिंग टू एक्टिवेशन एनर्जी इंक्रीजेस, सो मोर पार्टिकल्स हैव एनर्जी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू एक्टिवेशन एनर्जी। कैटलिस्ट हैज नो इफेक्ट ऑन डेल्टा एच। ठीक है, एंथैल्पी चेंज पे तो कोई इफेक्ट नहीं होगा ना, सबकी वैल्यूज बॉन्ड एनर्जीज वगैरह की सेम है। अच्छा, ये हमारे पास ग्राफ शो हो रहा है। ठीक है, अब ये हमारे पास नॉर्मली ये बात हमें क्या शो करती है, ये वाली चीज़ एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, लेकिन कैटलाइज्ड रिएक्शन में क्या हो रहा है, ये नीचे से ही चला गया रिएक्टेंट प्रोडक्ट, और हमारे पास चेंज क्या है, ये एक्टिवेशन एनर्जी इतनी हो गई, जो पहले इतनी थी वो कम हो गई। ठीक है, सो अब हम इसे अगर ग्राफ पे लेवल करें, एनर्जी कम हो गई। ठीक है, तो ग्राफ में न्यू एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू पीछे आ गई, तो ये हमारे पास कैटलाइज्ड रिएक्शन जो है उसकी एक्टिवेशन एनर्जी है। ओके, सो अब ये पीछे आ गई, तो इसका मतलब द नंबर ऑफ पार्टिकल्स कॉरेस्पॉन्डिंग टू द एक्टिवेशन एनर्जी एरिया जो होता है वो इंक्रीज हो गया, इसका मतलब मोर इफेक्टिव कोलिजन्स। ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो टोटल होते हैं जिनके पास एनर्जी एटलीस्ट एक्टिवेशन एनर्जी जितनी है उससे ज़्यादा वो इंक्रीज हो गई, तो इफेक्टिव कोलिजन्स का रेट भी इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, होमोलिटिक कैटालिसिस, सो इट इज अ रिएक्शन इन विच द कैटलिस्ट एंड रिएक्टेंट्स हैव सेम स्टेट सिंबल्स। ठीक है, तो जब स्टेट सिंबल सेम होंगे जो हमारे पास रिएक्टेंट्स होते हैं उनके और कैटलिस्ट के, तो इसको हम कहेंगे होमोलिटिक कैटालिसिस। देन हेटेरोलिटिक कैटालिसिस, अ रिएक्शन इन विच द कैटलिस्ट एंड रिएक्टेंट्स हैव डिफरेंट स्टेट सिंबल्स। ठीक है, जैसे हमारे पास क्या कहते हैं, हेबर्स प्रोसेस होता है, उसमें रिएक्टेंट्स गैसेस हैं दोनों, राइट, लेकिन जो हम यूज़ करते हैं कैटलिस्ट दैट इज आयरन, एट रूम टेम्परेचर वो सॉलिड फॉर्म में होता है, तो वो सॉलिड है, और जो रिएक्टेंट्स है वो गैसेस है, तो वो रिएक्शन क्या होता है, हेटेरोलिटिक कैटालिसिस। इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन एंड वाइस वर्सा, यानी डिक्रीजिंग टेम्परेचर। ठीक है, तो अभी जो मैंने पॉइंट्स लिखे हैं वो इंक्रीजिंग टेम्परेचर के हैं, जो डिक्रीजिंग के होंगे वो इनके टोटली ऑपोजिट हो जाएंगे। ठीक है, एट इंक्रीजिंग टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस, सो मोर पार्टिकल्स हैव एनर्जी इक्वल टू और ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, कोलिजन ज़्यादा हो जाएंगी क्योंकि देन कोलिजन फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस, ऑब्वियसली जो इफेक्टिव कोलिजन है वो ज़्यादा हो रही है। देन रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस, और जो हमारे पास जब टेम्परेचर डिक्रीज होता है तो ऑपोजिट केस हो रहा होता है। देन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ये हमारे पास जब टेम्परेचर डिक्रीज होता है। ठीक है, हम पहले टेम्परेचर इंक्रीज के लिए देख लेते हैं, अभी हमने उसके पॉइंट्स देखे हैं। एट इंक्रीज टेम्परेचर हमारा ग्राफ की पीक थोड़ी सी कम हो जाती है, और जो ओरिजिनल पीक थी, ठीक है, हमारे पास जो डार्क से मैंने ड्रॉ किया हुआ है ये ओरिजिनल ग्राफ है। ठीक है, और डॉटेड से न्यू वाले जो चेंज के बाद आए।
तो जब हमारे पास ओरिजिनल पीक यहाँ पे थी, इंक्रीज टेम्परेचर के ऊपर पीक बनेगी भी थोड़ी आगे जाके और उसकी हाइट भी कम हो जाएगी। क्यों, ये मैं भी बताती हूँ। एक्टिवेशन एनर्जी पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, वो सेम रहेगी। इंक्रीज इन टेम्परेचर शिफ्ट्स द कर्व टुवर्ड्स राइट, पीक हाइट डिक्रीजेस एंड एरिया कॉरेस्पॉन्डिंग टू एक्टिवेशन एनर्जी इंक्रीजेस। बेसिकली हमने ये शो करना है कि एरिया कॉरेस्पॉन्डिंग टू एक्टिवेशन एनर्जी इंक्रीज हो रहा है। क्यों, बिकॉज नाउ मोर पार्टिकल्स हैव एनर्जी ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी। ओरिजिनली ये ग्राफ यहाँ पे था, ये हमारे पास थे टोटल पार्टिकल्स जिनके पास इतनी एनर्जी थी ताकि वो कोलाइड कर सकते हैं इफेक्टिवली। ठीक है, ये नया ग्राफ है, तो हमारे पास कौन सी एनर्जी है, अब ये एनर्जी, क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी पे तो कोई चेंज नहीं आ रहा ना, पार्टिकल्स की एनर्जी पे चेंज आ रहा है। सही है, तो ये एरिया टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज शो करे। ठीक है, जब टेम्परेचर डिक्रीज होगा पीक हाइट इंक्रीज हो जाएगी और पीक पीछे से ही बन के आ रही होगी जो ओरिजिनल पीक थी उसकी। ठीक है, एंड यहाँ आते आते वो इतनी कम हो जाएगी तो जो एरिया कॉरेस्पॉन्डिंग टू एक्टिवेशन एनर्जी होगा वो इतना सा हो जाएगा। पहले ओरिजिनली ज़्यादा था, अब कम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ भी कोई चेंज तो नहीं आएगा इसकी पोजीशन को, एक्टिवेशन एनर्जी की। देन इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, मोर पार्टिकल्स पर यूनिट एरिया, जब हमने कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज कर दिया तो पार्टिकल ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है, सो ग्रेटर कोलिजन फ्रीक्वेंसी, जब एक जगह पे पहले कम पार्टिकल से दूर दूर थे तो उनको बहुत ज़्यादा करीब आना पड़ता था कोलाइड करने के लिए आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन जब ज़्यादा पार्टिकल्स है अब ज़्यादा कोलिजन हो जाएंगी। ठीक है, सो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज, यूजुअली ऐसा होता है। ठीक है, कुछ एक्सेप्शनल केसेस हो सकते हैं और जब डिक्रीज होता है तो अपोजिट केस हो जाता है। ओके, द कंसंट्रेशन ऑफ गैसेज इज इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग देयर प्रेशर। ओके, क्योंकि कंसंट्रेशन एंड प्रेशर आर डायरेक्टली रिलेटेड। इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग सरफेस एरिया ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, सो हमारे पास जब हम इंक्रीज करते हैं सरफेस एरिया, मोर पार्टिकल्स पर यूनिट एरिया, क्योंकि स्मॉलर साइज हो जाता है। अगर मैं एक सॉलिड लूँ तो उसकी जो साइडों वाली पूरी जो बाउंड्री होगा वो पार्ट रिएक्ट करेगा, लेकिन अगर मैं उसको पाउडर फॉर्म में ले लूँ तो वो पूरा पाउडर इकट्ठा ही रिएक्ट कर जाएगा। ठीक है, सो सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है, सो ग्रेटर कोलिजन फ्रीक्वेंसी, क्योंकि वो छोटा साइज हो गया तो मोर पार्टिकल्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, एंड द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस, और जब सरफेस एरिया को हम कम करेंगे तो ऑपोजिट केस हो जाएगा। लार्ज सर्फेस एरिया मेक्स इट डिफिकल्ट फॉर द रिएक्टेंट्स टू इंटरैक्ट विद ईच अदर। लार्ज सर्फेस एरिया, सॉरी ये स्मॉल सर्फेस एरिया होना था जो कि मैंने लार्ज लिख दिया। ठीक है, सो ये रॉन्ग है। हाउएवर व्हेन द सर्फेस एरिया इज लार्जर द पार्टिकल्स कैन इजीली कोलाइड विद ईच अदर। ये स्मॉल सर्फेस एरिया मेक्स इट डिफिकल्ट है। ठीक है, इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग प्रेशर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, जब प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, सो पार्टिकल्स अब एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। प्रेशर इज इनवर्सली रिलेटेड विद वॉल्यूम, प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम कम हो रहा है, पार्टिकल्स एक दूसरे के करीब आ रहे हैं जिसकी वजह से कोलिजन फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो रही है। अब वो ज्यादा इजीली कोलाइड करें और ज्यादा दफा कोलाइड करें। ठीक है, सो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज। रिएक्शन मैकेनिज्म क्या होता है, द स्टेप वाइज सीक्वेंस ऑफ अ रिएक्शन। ठीक है, कि कितने स्टेप्स में हो रहा है, और जितने स्टेप्स होते हैं उतनी पीक्स ग्राफ के ऊपर शो होती है। ओके, व्हाट इज इंटरमीडिएट, अ पार्टिकल दैट इज प्रोड्यूस्ड इन वन स्टेप एंड यूज अप इन द अदर। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं इंटरमीडिएट। कैटलिस्ट आर इंटरमीडिएट्स एज दे आर रिकवर्ड बाय द एंड ऑफ रिएक्शन। ठीक है, हमें शो इस तरह से हो रहा था कि वो एक स्टेप में यूज हो रहे हैं, दूसरे में वापस से रिकवर हो रहे हैं। वैसे एक्चुअली ऐसा नहीं हो रहा होता। ठीक है, बिकॉज वो यूज तो होते नहीं है, लेकिन रिएक्शन चलाने के लिए ऐसे ही हो रहा होता है। सो अब हम इसकी देख लेते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास एनर्जी एक्सेस है, यहाँ पे टाइम है। ये जो जितनी भी पीक्स हैं ये हमें क्या शो करी हैं, नंबर ऑफ क्या कहते हैं, नंबर ऑफ स्टेप्स। ठीक है, नंबर ऑफ पीक्स रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ स्टेप्स इन विच द रिएक्शन वाज कंप्लीटेड, ईच पीक रिप्रेजेंट्स अ डिफरेंट सब रिएक्शन। ठीक है, अब जो हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड से सल्फर ट्राइऑक्साइड की कन्वर्जन का रिएक्शन है वो हम एज अ होल एक पढ़ते हैं, लेकिन उसके अंदर भी काफी काफी सब रिएक्शन हो रहे होते हैं। ठीक है, तो ये पीक्स शो कर, जितनी पीक्स होंगी उतने सब रिएक्शन। और यहाँ पे इस पॉइंट पे क्या होती है, ट्रांजिशन स्टेट, यानी जो प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स हैं वो को एग्जिस्ट कर रहे हैं और वो यहाँ पे आके चेंज हो रही है। ठीक है, ओवरऑल रिएक्शन इज फ्रॉम ए टू डी, सी एंड डी आर दी इंटरमीडिएट्स। ठीक है, ये हमारे पास प्रोडक्ट्स जो ये इस रिएक्शन के रिएक्टेंट्स यहाँ से प्रोडक्ट फॉर्म है, फिर ये रिएक्टेंट बन गया ये प्रोडक्ट, फिर ये रिएक्टेंट यहाँ से ये प्रोडक्ट फॉर्म है। तो ओवरऑल रिएक्शन क्या था, फ्रॉम दिस टू दिस। तो ये हमारे पास बीच में जो आए ये क्या थे, प्रोडक्ट्स इंटरमीडिएट्स। ठीक है, क्योंकि ये इस एक रिएक्शन में प्रोड्यूस है, फिर इस रिएक्शन में यूज हो गया और ये बन गया, फिर ये दोबारा यहाँ प्रोड्यूस हुआ था, यहाँ यूज होकर डी बन गया। ओके, सो द स्लोएस्ट स्टेप ऑफ अ रिएक्शन मैकेनिज्म इज इट्स रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। जो स्लोएस्ट स्टेप होगा वो उसका रेट डिटर्मिन करता है। ट्रांजिशन स्टेट जो यहाँ पे टीएस लिखा हुआ है वो चीज़ क्या है, सो इट इज द हाईएस्ट एनर्जी शॉर्ट लिव्ड कन्फिगरेशन ऑफ एटम्स अकॉर्डिंग टू द पीक ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म ग्राफ वेयर द बॉन्ड्स इन रिएक्टेंट्स आर ब्रेकिंग एंड न्यू प्रोडक्ट बॉन्ड्स आर फॉर्मिंग साइमल्टेनियसली। सो इन सिंपल वर्ड्स होता क्या है कि रिएक्टेंट के बॉन्ड्स ब्रेक हो रहे हैं एंड प्रोडक्ट के फॉर्म क्या कहते हैं, बॉन्ड्स फॉर्म हो रहे हैं इकट्ठा, ये सब कुछ साइमल्टेनियसली चल रहा है। उसका यही मतलब हुआ कि जो हमारे पास रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स हैं वो को एग्जिस्ट करें। इस टाइम पे दोनों चीज़ें प्रेजेंट है, रिएक्टेंट्स भी प्रेजेंट है, प्रोडक्ट्स भी प्रेजेंट है, ना तो वो कंप्लीटली कन्वर्ट है ना वो कंप्लीटली प्रेजेंट है। ठीक है,